स्क्रिप्ट यूएसए की है लेकिन मूवी पूरी दुनिया में बन रही है। पहले स्क्रिप्ट की बात करते हैं, फिर दुनिया में अलग अलग जगह यूएसए कैसे जियोपॉलिटिक्स की मूवीज बना रहा है उसको समझेंगे। रजीम चेंज मतलब सरकार को हटाकर ऐसी सरकार को स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना दूसरे देश में जो तुम्हारे इंटरेस्ट की हो। सबसे पहले बैकग्राउंड से चलते हैं। आज के समय की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं दुनिया के ज्यादातर देशों की, कहा जाता है ये यूएसए के स्क्रिप्ट पर ही बेस्ड है। जैसे हेनरी किसिंगर का कहना था, अरे नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट इज व्हाट मैटर्स। कई लोगों को लगता है कि जो यूएसए आज कर रहा है वो बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन अगर आप यूएस की हिस्ट्री को थोड़ा 20 साल से भी पीछे जाकर देखेंगे, यूएसए और इंडिया के रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको ज्यादा सरप्राइजिंग लगेगा नहीं। लेकिन पिछले कुछ समय में आपने देखा कि बॉन्ड अनब्रेकेबल है। जो ट्रंप का पहला कार्यकाल था, जिसको आप ट्रंप 1.0 बोलते हैं, 2016 से 2020, उसके बीच में आप ऐसे एम्ब्रेस देख रहे थे जिसमें कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, या मतलब ट्रंप और जो कहती है कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, वो एम्ब्रेस कर रही थी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को। अब कहा जा रहा था कि यार ये तो मतलब ऐसा रिलेशन है कि अब ये फर्दर स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। लेकिन देखिए, डिप्लोमेसी इज एन आर्ट। क्या दिखाना है और क्या छुपाना है, यही डिप्लोमेसी है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप 1.0 2016 से 20 के बीच में कुछ ऐसी बातें नहीं थी जो इंडिया छुपाता था या यूएस से छुपाता था, जाहिर नहीं करता था डायरेक्टली। अब काफी सारी चीजें डायरेक्टली जाहिर हो रही हैं। उस समय पर जो ऐसे प्रोग्राम्स थे, हाउडी मोदी या नमस्ते ट्रंप, ये सिग्निफाई कर रहे थे कि यार यूएस में जो इस समय एक्टर है, अब जब मैं वर्ड एक्टर बोल रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि सर ने ही बनाया है वर्ड एक्टर। एक्चुअली जब मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता हूं एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें हम पढ़ते हैं, रियलिस्ट थॉट कहता है कि किसी नेशन का एक्टर लेवल एनालिसिस अगर आप करेंगे तो पता लगा पाएंगे कि उस देश की अब कैसी रणनीति होगी, क्या उसकी कैलकुलेशंस होंगे, क्या वो फैसले लेगा। मतलब भाई उस देश का जो लीडर है वो क्या चाहता है, उस बेसिस पे उसकी पॉलिसीज डिसाइड होती है। तो उस समय इंडिया के पॉलिसी सर्कल्स में था कि ट्रंप को समझिए, ट्रंप ऑपुलेंस चाहते हैं, शान और शौकत दिखे, पॉपुलैरिटी दिखे। तो भाई ये डिप्लोमेसी का रूल है, उनको वही दीजिए जो वो चाहते हैं, लीजिए, राइट, और उनसे वो लीजिए जो आप चाहते हैं, कोशिश करिए जहां तक ले ले आप, है कि नहीं। तो यही कोशिश की गई। ट्रंप 1.0 के दौरान ट्रंप ने कहा, अरे पाकिस्तान, तुम टेररिज्म को सपोर्ट करते हो, तुम्हें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रख देंगे। इंडिया खुश हुआ, क्या बात है, अब तो जल्दी ट्रंप कहेंगे कि ब्लैक लिस्ट में रख देंगे, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। हुआ नहीं, ग्रे लिस्ट में लेकिन रखा। ये इंडिया के लिए गुड इंडिकेशन था। उसके अलावा कहा कि अरे तुम हमसे मिलिट्री एड लेते हो, ग्रांट्स लेते हो, उसको हम स्टॉप कर रहे हैं। अगेन इंडिया वाज हैप्पी। तो ये इंडिकेशंस थे कि देखो पॉजिटिविटी हम दिखा रहे हैं। तो अब हम इसके पीछे से जो तुमसे चाहते हैं, क्वाड को मिलिटराइज कर लो वो। हमने कहा नहीं नहीं, वो हमसे ना हो पाएगा, ऐसा नहीं करेंगे हम। इनका कहना था इंडो पैसिफिक में देखो, जो क्वाड है इनिशिएटिव, जिसमें कि यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, तो यूएसए यही चाहता था ना कि ये चाइना का काउंटर वेट बनने तुम्हें फायदा है कि नहीं है, क्योंकि देखो चाइना के साथ तुम्हारी बॉर्डर पर राइवलरी है, तो अगर यूएसए तुम्हारे साथ खड़ा होगा तो चाइना को काउंटर कर पाओगे। बस इसको ऐसा बना दो कि जैसे नेटो की तरह हो, मिलिट्री अलायंस। हमने कहा नहीं नहीं, ये कोल्ड वॉर का टाइम नहीं है, और हम तुम्हारी असली जो जंग चाइना के साथ है तुम्हारी, कि चाइना तुम्हें रिप्लेस ना कर दे ग्लोबल हेजेमनी में, हम उसमें अपने आप को बलि नहीं चढ़ाएंगे भाई। हमें बैलेंस करके चलना है, हमारे बॉर्डर पर है, राइट। ट्रंप 1.0 में हमने डिफेंस एग्रीमेंट्स भी देखे, जैसे लेमुआ, कोमकासा, बेका। कोमकासा जिसके थ्रू अब इंडिया के जो डिफेंस स्टैब्लिशमेंट, फॉर एग्जांपल आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो इंटर ऑपरेटिबिलिटी रख सकेंगे यूएसए के साथ, तो बहुत बड़ा कदम था। बेका, इसके थ्रू जो उनका जियो स्पेशल डेटा है, मैप्स है, वो हमें एक्सेस हो सकेंगे, जिससे कि हमारी मिसाइल्स प्रिसीजन हिट कर सके। हम अपने पर भी काम कर रहे हैं, बट ठीक है, उनका डेटा अगर उन्नत है और हमें इस एग्रीमेंट से फायदा मिल रहा है तो लेना चाहिए। तो ऐसे इनिशिएटिव्स ट्रंप के दौरान ही हुए थे, पहले कार्यकाल में हुए थे, तो इट वाज अ गुड इनिशिएटिव। फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई। ट्राई सर्विस का मतलब होता है तीनों, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, और उसको ट्राइगर ट्रंप कहा गया। कोई मुझे बताना चाहेगा इसके अलावा और कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती हैं? कमेंट में आप बताइएगा, फैक्चुअल बात है। लेकिन ट्रंप 2.0 आता है, अब जो नया कार्यकाल आता है, इसमें ट्रंप बदल जाते हैं। वो कहते हैं पिछली बार मैंने अमेरिका फर्स्ट कहा था, लेकिन तुम समझ नहीं रहे थे जो मैं तुमसे कह रहा था। अभी भी ट्रेड डेफिसिट चल रहा था, इंडिया को ज्यादा फायदा हो रहा था,
हालांकि मैं आपको बता दूं ये एक नैरेटिव है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है। यूएसए ने ऐसे पोर्ट्रे किया कि देखो हम अगर तुम्हारे यहां बेचते हैं कोई सामान तो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हो, लेकिन तुम हमारे यहां बेचते हो देखो 10%, 5%, देखो इंडिया गलत कर रहा है ना। अब देखो कॉमन लोगों को यही बात समझ में आती है कि हाँ हाँ ये तो गलत हो रहा है, लेकिन अगर आप इसके इकोनॉमिक लॉजिक में जाएंगे तो इंडिया कुछ गलत नहीं कर रहा था। ये यूएसए ही है जिसने लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को सेट किया था। इसका मतलब है अपने देश की इकोनॉमी को हमारे लिए ओपन कर दो। हमने कहा भाई तुम्हारी कंपनियां ऑलरेडी इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तुम तो फ्लड कर दोगे हमारी मार्केट को, हमारे खुद के मैन्युफैक्चरर्स डेवलप कैसे हो पाएंगे। तो तब डब्ल्यूटीओ ने ही इन समझौतों पर हस्ताक्षर कराया था कि हाँ देयर शुड बी सम डिस्टिंग्विश्ड एक्सेस टू डेवलपिंग नेशंस। कहने का मतलब है कि भाई साहब डेवलपिंग नेशंस हैं तो इनके प्रोडक्ट्स को एक्सेस दो आसान शर्तों पर, और इनको मिलने चाहिए प्रोटेक्शंस का हक। तो ये सब हमने डब्ल्यूटीओ के लेवल पर भी बोला है, और बायलेटरल यानी कि यूएसए और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे जीएसपी जिसको ऑलरेडी ट्रंप रिवोक कर चुके थे ट्रंप 1.0 में, दिखाने के लिए कि यार तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या चाह रहा हूं। अब आपको पता है यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो 2 ही बार बन सकता है। समझ लीजिए कि अब ट्रंप आखिरी ओवर खेल रहे हैं, 4 साल का कार्यकाल होता है, तो आखिरी ओवर में तो भाई जितने रन बनाकर जाएंगे वही से लीगेसी डिसाइड होगी। तो उन्होंने कहा अब हमें बनना होगा बेशर्म, मतलब सीधे बोलना होगा। हम इंडिकेट कर रहे हैं, मान नहीं रहे हो, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके बाद कहा कि इंडिया तो टैरिफ किंग है, इतने ज्यादा टैरिफ लगाता है, गलत है ये, इंपोर्ट टैक्स इतना ज्यादा लगाता है। कहा कि जो टैरिफ है ना ये यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। हमें भी एक बार को सोचना पड़ा कि अरे मतलब हम इंपोर्ट टैक्स अगर ज्यादा रखते हैं तो इससे क्या ये मतलब है कि आपकी कंपनियां यहां से कमा नहीं रही हैं? अरे भाई आपकी कंपनियां ज्यादा कमा रही हैं, अल्टीमेटली हम सर्विस सेक्टर में तो ठीक ठाक कर रहे हैं, गुड सेक्टर में तो अभी भी आप ही लीड कर रहे हैं, और सर्विस में बिग टेक कंपनीज तो आप ही की है दुनिया में टॉप पर। इन्होंने लगा दिया 25%, फिर 25%, और कहा कि अरे ये तो हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हो ना। अल्टीमेटली यूक्रेन में देखिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, तो एक तरीके से आप रशिया की वॉर मशीन को फंड कर रहे हो। हमने कहा इसमें ज्यादा हिपोक्रेसी नहीं हो गई आपकी? खुद यूरोपियन देश खरीद रहे हैं सामान वहां से, ऑयल एंड गैस। जैसे कि यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको लास्ट क्वार्टर का डेटा देखिएगा, 19% ऑयल एंड गैस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिपेंडेंस अभी भी रशिया से है यूरोप की। हमें बातें बता रहे हैं। यूएसए को लेकर ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट भी बता चुकी है, भाई न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यू आर इंपोर्टिंग कंपोनेंट्स, ऐसे ईवी सेक्टर के लिए और इंपोर्टिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम रशिया, और हमें बातें बना रहे हो। ट्रंप से पूछा गया ये क्या है, ट्रंप कह रहे हैं अरे आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, मुझे पता करना पड़ेगा, अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो मतलब नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बता रहे हैं इंडिया के टैरिफ से। तो अब आगे क्या है, आगे क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो कर चुके, लेकिन इससे कुछ बात उनके फेवर में आई तो नहीं। उल्टा इंडिया और रशिया, इंडिया और चाइना, इनके बीच में मतलब जो मजबूती आने लग रही है। हम कह रहे हैं कि अच्छा यू आर हेटिंग अस फॉर रशिया, बट रशिया इज आवर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, और तुमने तो अपना दिखाई दिया रंग दोबारा कि नहीं तुम तो बेशरम हो गए, तो हमें उसके साथ रहना होगा भाई जो ज्यादा रिलायबल है हमारे लिए, है कि नहीं। और आर्कटिक का जो पॉलिटिक्स है उसमें रशिया इज डोमिनेंट और आर्कटिक इज फ्यूचर, राइट। चाहे ऑयल एंड गैस की बात करें, चाहे नदन रूट की बात करें, और उसमें हमें इन्वेस्टमेंट जो चाहिए और जो स्टेक चाहिए उसमें रशिया वांट्स इंडिया टू बी देयर। वो पूरी तरह चाइना पर भी नहीं डिपेंडेंट होना चाहता। अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो चल रहा है तो उस पर भी अपडेट, मतलब एक डिटेल एनालिसिस आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। तो आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ डिटेल वीडियो ऑन रीसेंट मीटिंग बिटवीन अजीत डोवाल जी एंड वैंग यी, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है, उस पर भी मैं एनालिसिस लेकर आऊंगा। खैर अब जरा पैटर्न को समझते हैं। जो यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट गया है उसके साथ क्या हुआ है। पाकिस्तान, याद है आपको इमरान खान की सरकार, इमरान खान की सरकार गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, वहां पर भी एक वर्ड फैलता है, वोटर फ्रॉड हुआ है जी। इमरान खान कह रहे थे ये फॉरेन ऑर्केस्ट्रेटेड है, मतलब इसमें यूएसए का हाथ है। असल में हुआ क्या था, इमरान खान पहुंच गए थे रशिया, और रशिया यूक्रेन वॉर। यूएसए कह रहे थे कि यार पाकिस्तान तुम्हें हम इतना सपोर्ट करते हैं, फंडिंग देते हैं, तुम्हें मिलिट्री ग्रांट्स देते हैं, और तुम रशिया जा रहे हो, ये तो गलत है भाई। तो ऐसे में एक साइफर, ये एक डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट है, मतलब जो उस समय काफी चर्चा में आया। इमरान खान ने ऑफिशियली इसको कोट करके कहा कि भाई हमने इस डॉक्यूमेंट को इंटरसेप्ट किया, जिसमें कि यूएसए का जो एक डिप्लोमेट है वो कह रहा है सब कुछ माफ कर दिया जाएगा अगर इमरान खान को रिमूव कर दिया जाए पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान में पावर से।
सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। माफ क्या कर दिया जाएगा? ये माफ कर दिया जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? खान को रिमूव करना होगा, और खान को रिमूव कर ही दिया। सब कुछ भुला देंगे अगर ये हो गया। खैर, उसके बाद शहबाज शरीफ की सरकार बनती है, और शहबाज शरीफ मतलब वो कहते हैं देखो हम तो बाज आ जाएंगे उन कंडीशन से जो यूएसए चाहता था कि हम ना करें, क्योंकि शहबाज शरीफ जानते थे कि भाई यूएसए चाहता है कि पाकिस्तान न्यूट्रल ना हो, पाकिस्तान अलायंस का पार्टनर है यूएसए का, यही शो करे, यानी कि न्यूट्रल पाकिस्तान इज ऑफ नो यूज टू यूएसए। तो शहबाज ने कहा अरे इसमें कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, इमरान खान जो कह रहे थे मुझे तो जनता बहुत प्यार करती है, मैं तो इसी वजह से प्रधानमंत्री बना हूं, आप कैसी बात कर रहे हैं। और इसके बाद आईएमएफ से लोन जो कंडीशंस जिसके बेसिस पे इतने टाइम से नेगोशिएशन चल रही थी, उन कंडीशंस पर मीटिंग जो है फाइनलाइज हो जाती है, मतलब कंक्लूड हो जाती है, और फिर आईएमएफ से जो राहत पैकेज है, इनको बेल आउट समझिए, वो बेल आउट पैकेज भी मिल जाता है। तो यानी कि कहानी में कुछ कनेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे भाई साहब बिल्कुल दिख रहा है। अब बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश में भी आप देखिए वो स्क्रिप्ट और उसकी मूवी क्या बन रही है। 2024 में शेख हसीना, मतलब सोचिए फरवरी में चुनाव हो चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, अब प्रोटेस्ट होने लगते हैं देश में। कहा गया स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, क्यों है? कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो फर्जी है भाई, मतलब फर्जी इन द सेंस कि शेख हसीना की सरकार को बनवाया गया है, करप्शन का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया कि अरे ये तो एक्चुअली ऑटोक्रेसी चला रही हैं, डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रही हैं, तो ये इन पर आरोप लगे। तो आरोप में फिर एक वर्ड को फोकस में लाना चाहूंगा, वोटर फ्रॉड। यूएसए ने कहा हमें बड़ा कंसर्न है जी बांग्लादेश की डेमोक्रेसी, मतलब बांग्लादेश में मतलब जो ये ऑफिशियल्स जो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे हैं, इलीगली कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के खिलाफ कर रहे हैं, इन पर हम सैंक्शन लगा देंगे। देखा है आपने कभी यूएस का इतना एक्टिव होना, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट? इन्हें तब नजर नहीं आता जब इन्हीं के कुछ एलाइज जो कि डिक्टेटर बनकर अफ्रीका में राज कर रहे हैं और इनकी कंपनीज को चीप प्राइसेस पे अपने देश का रॉ मटेरियल बेचे जा रहे हैं, देश को खोखला करे जा रहे हैं। वहां इनको डेमोक्रेसी याद नहीं आ रही, यही डेमोक्रेसी याद आ रही है इनको, यूएसए को। अब शेख हसीना का कहना है कि यूएसए कुछ डिमांड रख रहा था शेख हसीना के सामने, और हसीना ने कर दिया रिजेक्ट। यूएसए हो गया नाराज, यूएसए ने कहा फिर तो भाई आप आगे चल नहीं पाएंगी। शेख हसीना ने यह भी कहा कि अ व्हाइट मैन एक्चुअली गेव हर एन ऑफर, ये उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफर दिया गया कि अगर वो इनकी इस डिमांड को मान ले, जो यूएसए की डिमांड थी, सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर वो चाह रहे थे कि मिलिट्री बेस बना ले, तो विदाउट एनी इशू री इलेक्शन हो जाएगा, मतलब री इलेक्ट हो जाएंगे। और ये कब कहा? ये कहा 2023 में, और 2024 में वो बिना यूएसए के सपोर्ट के जीत गई, लेकिन कहा कि बिना टेंशन के तुम बनी रहोगी प्रधानमंत्री अगर हमारी बात मान लो। अब बन गई प्रधानमंत्री तो टेंशन तो देखो रहेगी आपको। अब वो टेंशन ये थी। अब भाई सेंट मार्टिन पे इनको क्या चाहिए था? सेंट मार्टिन की लोकेशन देखिए, ये है वो आइलैंड, ये दिख रहा है आपको म्यांमार में कुनमिंग से लेकर क्युप्युक के ये स्ट्रेटजी किसकी है? अरे चाइना की है। चाइना यहां पर क्युप्युक पोर्ट बना रहा है। अगर यहां पर मिलिट्री बेस यूएसए का रहेगा तो चाइना पर प्रेशर बना सकता है कि नहीं बना सकता है? बना सकता है। अरे इंडो पैसिफिक है ना भाई, लेकिन हमें भी सोचना पड़ेगा कि यार ठीक है यूएसए हमारे साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन रिश्ते कब खराब हो जाए पता नहीं लगता ना। तो हमें भी तो सोचना पड़ेगा कि भाई इनकी मिलिट्री बेस यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। बांग्लादेश भी ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मिलिट्री बेस अगर यूएसए को दे दे तो रशिया के साथ हमारे रिलेशंस गड़बड़ हो जाए। कारण रशिया, सोचिए रोपर न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें इंडिया रशिया मिलकर बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के नए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो भाई उनको भी तो बैलेंस करके सोचना पड़ेगा। प्लस इनको भी लग रहा था चाइना नाराज ना हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश को चाइना से भी सपोर्ट मिल रहा था। बट शेख हसीना इंडिया के ओवरऑल फेवर में थी। नॉर्थ ईस्ट में जो अलगाववादी हैं उनका इलाज करने के लिए, मतलब उन पर काउंटर एक्शन के लिए बांग्लादेशी फोर्स एंड इंडियन आर्मी दे वर कोलैबोरेटिंग। लेकिन जैसे ही ये ऑफर हुआ रिजेक्ट, उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं, राइट। उसके बाद शेख हसीना को हटा दिया गया, राइट। तो अब यानी कि इंडो पैसिफिक यूएसए का एक स्ट्रेटेजिक पाइवट है, मतलब उनके लिए ज़रूरी है, और उसमें चाइना को वो काउंटर करना चाहते हैं, और जो उनके साथ रहेगा, जैसी सरकार उनके साथ रहेगी उनको सपोर्ट मिलता रहेगा, और जो उनके अगेंस्ट जाएगा उसका यही हश्र होगा। अब मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ईरान, आपने सुना है ऑपरेशन एजेक्स के बारे में? एक टाइम पर माना जाता था ऐसा कुछ नहीं हुआ।
आज हम इसको एनालाइज कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ CIA ने इस बात को माना है दिस इज डीक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नाउ। अगर आप गूगल करेंगे तो ऑपरेशन एजेक्स की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। ये किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित है। ईरान में जनता ने उनके अपने लीडर को चुना, मोहम्मद मोसादेक इनके प्रधानमंत्री बने, बट गलती एक थी, उन्हें एक आइडिया आ गया जबरदस्त जो उनके देश के बेनिफिट के लिए था। अब ये इनकी गलती बन गई। इन्होंने सोचा कि यार हमारे देश का जो ऑयल है, ईरान ऑयल रिच नेशन, इसका ज्यादातर फायदा तो ये फॉरेन कंट्रीज और इनकी कंपनीज उठा रही हैं, इन्हीं की कंपनीज को फायदा क्यों हो भाई? ईरान के ऑयल को नेशनलाइज होना चाहिए, ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी बननी चाहिए। और रही बात इन फॉरेन कंपनीज की जिसमें USA, फ्रांस, ब्रिटेन, तो इनकी कंपनीज को हम सर्विस मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पे लाएंगे कि भाई तुम ये सेवा दो, इसके तुम्हें पैसे मिलेंगे, मालिक तुम हमारे ऑयल के कैसे बन जाओगे भाई? हम तो वाजिब दाम जो इंटरनेशनल मार्केट का होगा वो देंगे, वो पैसा लेंगे, अपने लोगों के भले के लिए काम करेंगे। तो ऐसे में इनको लगने लगा मुद्दा ये नहीं था कि केवल पैसों का लॉस होगा, ठीक है। कंपनीज ने USA की और ब्रिटेन की इनकी सरकारों को बताया कि ये जो है स्टार्टिंग है, इसका डोमिनो इफेक्ट होगा, आज ईरान कर रहा है कल को बाकी करेंगे। तो ऐसे में वेस्टर्न वर्ल्ड की जो डोमिनेंस है मिडिल ईस्ट में वो डिक्लाइन हो जाएगी। कुछ करिए। एंगल इकोनॉमिक है लेकिन जियोपॉलिटिकल इसका जो डायमेंशन है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो USA ने कहा करेंगे इसका तो, लेकिन ऐसा करेंगे कि किसी को शक नहीं होगा कि USA ने करा है। क्या किया? जनता को बरगलाया, उनको कहा कि अरे ये जो प्रधानमंत्री है ये गलत तरीके से चुना गया है, देश के खिलाफ काम कर रहा है। तो CIA ने ऑपरेशन एजेक्स के तहत अल्टीमेटली फंडिंग स्टार्ट कर दी, मिलिट्री ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इनको फंडिंग करी जिससे कि वो अपनी सरकार को ही कमजोर कर दें। प्रोपेगेंडा कैंपेन स्टार्ट कर दी, उनकी मीडिया को पैसा दिया कि इनके खिलाफ लिखना स्टार्ट करो। फिर क्या था कि एक कैओस हो गया, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया। उसके बाद प्रो शाह प्रोटेस्ट होने लगे कि भाई हमें तो शाह चाहिए दोबारा। शाह रजा पहलवी डिक्टेट, मतलब एक्चुअली मोनार्की जिसको सपोर्ट करता था USA, कहा जाता था पपेट रेजीम है वो। लेकिन इसके बाद दोबारा से रिवाइवल हो गया शाह रजा पहलवी का 1953 में, और अल्टीमेटली ईरान फिर दोबारा से प्रो वेस्ट हो गया। अब इसी वजह से 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन वो नाराज थे कि USA ने हमारे यहाँ रेजीम चेंज कराया है। नाउ वेस्ट का अब नेक्स्ट मूवी देखिए, वो है यूक्रेन। 2004 याद है आपको, यूक्रेन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ था। अभी ऑरेंज रिवॉल्यूशन था क्या? एक्चुअली वहां की अपनी सरकार, उसमें विक्टर यानुकोविच जो थे वो टिल्टेड टुवर्ड्स पुतिन कहे जाते थे। कहा कि आप तो भाई प्रो रशियन है। अब प्रो रशियन होने में दिक्कत क्या थी जब प्रो US होने में दिक्कत नहीं है? ये सवाल हम सबके दिमाग में आना चाहिए, जनता के दिमाग में भी आना ही चाहिए था यूक्रेन की। लेकिन सवाल तब आते हैं, उस बेसिस पर आते हैं जैसी इंफॉर्मेशन फ्लड की जाती है, ठीक है। आप जो सोचते हैं ना कि नहीं ये मेरी कॉमन सेंस है, मैं मालिक हूं, USA कहता है बेटा तुम ये सोचते रहो, बहुत जरूरी है, लेकिन तुम वहीं तक सोच सकते हो जहां तक तुम्हें मीडिया दिखाती है, और मीडिया एक पक्ष को दिखाती है, दूसरे पक्ष को दिखाती नहीं है। अब ऐसा ही यहां पर हुआ। USA ने कहा कि अगर ये प्रो रशियन हो गया तो भाई फिर नेटो का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हमें करना है, बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पर नेटो को खड़े कर देना है, जिससे कि हम रशिया को अंडरमाइन कर सकें, उसके यहां सिक्योरिटी क्राइसिस क्रिएट कर सकें। नेगोशिएशन में काम आएगा ना कि भाई हमारी फोर्सेस तुम्हारे पड़ोस में ही खड़ी हैं। तो प्रो रशियन यूक्रेन ये इनके इंटरेस्ट में था नहीं। अब इन्होंने सप्लाई करना स्टार्ट किया अपना प्रोपेगेंडा। कैसे? NDD, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। एक्चुअली अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना इस ग्रुप की, तो यू विल फाइंड रोनाल्ड रीगन एंड हिज स्ट्रेटजी। रोनाल्ड रीगन ने कहा कि दुनिया में जहां जहां डेमोक्रेसी हो सकती है USA को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों सपोर्ट करना चाहिए? क्या भले के लिए केवल कर रहे हैं? क्या कोई और मॉडल बेटर नहीं हो सकता? हो सकता है किसी देश के चैलेंजेस ऐसे हैं कि उसका मॉडल एग्जैक्टली वैसी डेमोक्रेसी ना दिखे जैसी USA की डेमोक्रेसी है। भाई अलग तरह की डेमोक्रेसी हो सकती है कि नहीं? लेकिन इन्होंने कहा नहीं, अगर हमारे जैसी डेमोक्रेसी होगी, हमारे जैसे आइडियल्स होंगे तो हमारे साथ रिश्ते बेहतर रहेंगे, हमारा इन्फ्लुएंस बेहतर रहेगा, हमारा बेनिफिट है। ऐसे यू सेड। तो इनके थ्रू इन्होंने पोर किए मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने पंप किए यूक्रेन में। और किसको ये पैसा गया? इनको गया, NGOs को गया, कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स को गया। उनको लग रहा था हम देश के हीरो हैं। आज ऐसे कई स्टूडेंट्स के जो परिवार हैं वो नहीं बचे हुए हैं, घर नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बीज बोए गए थे उसका खामियाजा आज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन की जनता भुगत रही है। हम सब इस बात को जानते हैं। लेकिन उस समय इनको लग रहा था अपोजिशन की मीडिया को पैसा दिया गया, फनल करो, मतलब प्रोटेस्ट फनल करो कि तुम्हें US टिल्टेड होना चाहिए, प्रो नेटो होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन का पार्ट होना चाहिए। उस समय भी काउंटर वॉइसेस भी थे यूक्रेन में, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने इस तरीके से उसको शो किया कि भाई अल्टीमेटली यही है, ऐसा ही हो रहा है। जैसे एट दैट टाइम व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट
मतलब न्यूज़पेपर्स हम रीड करते थे तो उस समय पर यही शो होता था कि नहीं, ये जो हो रहा है ये एक्चुअली आज़ादी की लड़ाई हो रही है, ऐसा शो हो गया। लेकिन फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, यूएस ने पब्लिकली सपोर्ट किया प्रोटेस्ट को, वहां पर सरकार बदली, लेकिन वो सरकार अपने आप में सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट कर रही थी इन दी रशियन एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि रशिया की स्ट्रेटजी, मतलब ये देखिए ना कि रशिया जो करता है वो क्यों करता है। ये वाला एरिया रशिया का कोल्ड है, ये वाला एरिया लेस डेवलप्ड है, फार ईस्ट। रशिया का मेजर सेंटर कहाँ, इकोनॉमिक सेंटर, पॉलिटिकल सेंटर इसी जोन में है। यहीं पर है यूक्रेन, यहीं पर मॉस्को है, यहीं पर सेंट पीटर्सबर्ग है। अब यहीं पर आप नेटो फोर्सेस को ले आएंगे तो भाई इनके लिए तो सिक्योरिटी डिलेमा है कि नहीं। तो फिर उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत करो, नेटो के पार्ट मत बनो। यूक्रेन ने कहा नहीं नहीं, हम तो बनेंगे नेटो का पार्ट। फिर उसके बाद हमने अटैक देखा। तो पॉइंट ये है कि यहां पर जो भी हम देख रहे हैं उसमें यूएसए की स्क्रिप्ट आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। क्या यूएसए ने किसी देश की सरकार को हटाने के लिए हमेशा केवल मिलिट्री का इस्तेमाल किया है क्या? नहीं। जहां पर मिलिट्री की जरूरत पड़ती है मिलिट्री का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल इराक देखो। और जहां पर मिलिट्री की जरूरत नहीं है वैसे ही उनके प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करके हटा दिया जाए। जैसे से लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी की सरकार को हटाया कि लोकतंत्र वहां पर लाएंगे। देखो कौन सा लोकतंत्र वहां पर आया है, कैओस में है लीबिया। सीरिया देखो, आपका ये देखो, इराक देखो, तो हालात गड़बड़ है। अब इंडिया के केस में ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था ये इशू कि यार इंडिया में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोटर फ्रॉड जो है ये वही स्क्रिप्ट है, अब बस नई मूवी है जो इंडिया में बन रही है। यानी कि जो अपोजिशन कह रही है कि वोट चोरी हो रही है, क्या वो वाकई है या नहीं है। तो देखो हमें इसमें बीइंग इंडियन सिटीजन हमें इसमें एनालिसिस रखना पड़ेगा। हमें आंख बंद करके किसी की भी एक बात को नहीं मान लेना है। हमें इनकी बात को लेना इस बात वजह से कि हाँ सवाल तो होना चाहिए, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी की पावर है कि सवाल जरूर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि ऐसा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये एसेंस है किसी भी डेमोक्रेसी की। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर ऐसा हुआ है तो सीरियस एक्शन होना चाहिए उन सब लोगों पर जो इसमें लिप्त हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो जनता को बरगलाने में, लोकतंत्र को कमजोर बनाने में जो भी शामिल है उन पर भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जैसे माधेपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटका में उन्होंने जांच में पाया है, प्रिलिमिनरी अभी इंक्वायरी हुई है, फाइनल इंक्वायरी आएगी तो उसकी रिपोर्ट को भी मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी उनका कहना है कि कई सारे जो आरोप लगे हैं तो वो सही नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा है कि जो भी उन्होंने डेटा बताया है, शो किया है अपने कॉन्फ्रेंस में, तो वो एक्चुअली उस डेटा को दें इलेक्शन कमीशन को विद इन 10 डेज बाय, क्योंकि हरियाणा और अदर इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो एक ही है, तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हो सकता है स्टेट लेवल पे। उसने भी कहा है कि भाई हम इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं इस स्टेट के लिए, तो आप हमें ऑफिशियली दो, आप अंडर ओथ दो ये डेटा कि ये डेटा आपके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, फिर हम इसकी जांच करेंगे। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फाइनली 17 तारीख को जो थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई अब हम आपको 7 दिन दे रहे हैं, 7 दिन में दे दो। तो लास्ट जो अपडेट है उसमें यह है कि अभी ऑथेंटिकेशन हो नहीं पाया है। एक्चुअली शक पहली बार नहीं है इलेक्शन कमीशन पे या इलेक्टोरल फ्रॉड पे। इससे पहले आपने सुना होगा कि ईवीएम गड़बड़ कर रही है, ये आरोप लगे थे। इलेक्शन कमीशन ने हैकाथन कराया, कहा कि आप आइए हैक करके दिखा दीजिए, भाई पैसा तो आप पर भी है, तो बेस्ट से बेस्ट आप इंजीनियर्स को लाइए, टेक्नोलॉजी में टॉप माइंड्स को लाइए और हैक कराइए। तो वो फेल हो गया, ऐसा कोई हैक नहीं हो पाया। तो ये ट्रस्ट शो करता है ईवीएम की मशीनरी में। और प्लस हमने इंप्रोवाइज भी किया है, हमने वीवीपीएटी लाया, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। फिर डिमांड ये थी कि सीसीटीवी लगाओ। तो अभी इस पर बात हो रही है, लेकिन बात यह है कि जब आप गवर्नमेंट में काम करेंगे ना और आप देखेंगे कि यार अल्टीमेटली किसी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्लाई करने की कॉस्ट क्या है प्लस उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, तो उसका एनालिसिस हुए बिना फिर फाइनली फैसला नहीं लिया जाता। जैसे वीवीपीएटी आया तो उसके लिए भी बैकग्राउंड में काफ़ी काम हुआ। प्लस वीवीपीएटी को निकालकर अलग से जब काउंटिंग हुई तो उसमें पाया गया कि लेस देन 4% ऐसे कुछ चांसेस थे, लेस देन 4% नहीं, लेस देन 4-5 वोट। कुछ जगह पर जब सर्वे किया गया तो 4 से 5 वोट या इससे कम का ही गैप मिला। 4 से 5% नहीं है, ध्यान रखिएगा। 4 से 5% में तो भाई साहब इलेक्शन का गेम ही चेंज हो जाएगा। 4 से 5 वोट, ठीक है। तो इससे इलेक्शन कमीशन ने एस्टेब्लिश किया कि देखिए ये शो कर रहा है कि मतलब 99.9% तो एक्यूरेसी है ही, राइट। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कुछ गैप है, लेकिन फिर भी हमें 100% एक्यूरेसी भाई अचीव करने के लिए आज के टेक्नोलॉजी के दौर में हमें कोशिश करनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, लेकिन अभी तक जो आरोप हैं वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं, राइट। तो अब
क्या इसमें यूएसए इन्वॉल्व हो सकता है क्या? तो इस बात को अगर हम एनालाइज करें तो देखो यूएसए 3 कारणों से हो सकता है, जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक, तीनों एंगल इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। यूएसए ऐसा कर सकता है, कैसे कर सकता है उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। पहले तो यूएसए की जो डीप स्टेट है, यानी कि सीआईए भी है, प्लस उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है डीओडी, उसकी भी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, प्लस जो उनका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनके भी हित इसमें लगे हुए हैं। एग्जाम्पल, अगर इंडिया आत्मनिर्भरता पर फोकस करेगा, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट पर फोकस करेगा, तो मुझे बताइए किसका मार्केट जाएगा? अरे भाई साहब, यूएसए का मार्केट जाएगा। यूएसए तो चाहेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा आप हम पर डिपेंडेंट रहिए, हमारी कंपनीज के प्रोडक्ट को खरीदिए। तो ऐसे में जो सरकार डिफेंस इंडिजनाइजेशन पर फोकस करेगी, कई सारे कंपोनेंट के जिसमें 5000 के आसपास आइटम्स इस समय पर आ रहे हैं, उसके इंपोर्ट पर बैन लगाएगी और कहेगी कि भाई ये हमें डोमेस्टिकली बनाने हैं, और वो बने भी। तो जो सरकार इस पर काम करेगी, भाई यूएसए को दिक्कत तो होगी, कई प्राइवेट कंपनीज को भी दिक्कत होगी। तो यानी कि डीप स्टेट चाहेगा अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर कि ऐसी सरकार को गिराया जाए, कोई अल्टरनेटिव सरकार लाई जाए। भाई अगर आपकी समझिए 10,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, मान लीजिए, एक रफ आइडिया, तो अगर 4-5 हजार करोड़, ऐसे ही बता रहा हूं आपको, कुछ करोड़ अगर ऐसे खर्च भी कर दिए गए ऐसे कैंपेन्स में, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज को दिए जाएं, चाहे एनजीओज के दिए जाएं, चाहे आपके कुछ ऐसे मीडिया पर्सन्स को दिए जाएं, तो क्या वो घाटे का सौदा होगा? नहीं भाई, वो इनके लिए इन्वेस्टमेंट होता है, राइट? तो वो स्पेसिफिक नैरेटिव्स को पुश करेंगे थिंक टैंक्स में। जैसे कि मैं खुद रेफर करता हूं, जैसे कार्नेगी एंडोमेंट, प्रोजेक्ट सिंडिकेट। अब कार्नेगी एंडोमेंट का डेडिकेटेड विंग है ऑन इंडिया यूएस रिलेशन, दैट्स अ गुड थिंग, बट वो सेलेक्टिवली अगर उस पर्सपेक्टिव को पुश करेगा दुनिया भर में, जो पर्सपेक्टिव यूएसए के इंटरेस्ट का है, और एंटी इंडिया करेगा कि नहीं भाई इंडिया इज अ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। वीडेम इंस्टीट्यूट ने यही कहा ना, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है जी, चुनाव तो होते हैं लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है जी। क्या है ये? इसका मतलब है कि आप जानबूझकर इंडिया को पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि इंडिया में ऑटोक्रेसी है, राइट? जैसे यूएस के एनजीओ और उनके लिंक, फॉर एग्जांपल जॉर्ज सोरोस से, आपने इससे पहले सुना ही होगा। तो ऐसे में आरोप लगे, मैं कुछ आरोपों के बारे में बात कर रहा हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी, कहा गया कि उसमें भी शायद लिंक था, जॉर्ज सोरोस से जुड़ी कुछ एनजीओस की फंडिंग जो है इस तरफ गई थी। हालांकि हर एक पार्टी को हक है ग्राउंड पर मोबिलाइज करने का, क्योंकि पार्टी का काम केवल चुनाव के दौरान आ जाना कि वोट दे दो नहीं है। पार्टी का काम है कि ग्राउंड पर मूवमेंट की तरह मतलब कैंपेन करना, लोगों को जोड़ना, एक काम तो होता है। लेकिन पॉइंट यहां पर यह कहा गया, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने भी इस बात को कही कि यार ये एक्यूजेशंस हैं। एक्यूजेशंस में देखिए एक एंगल क्या है, सोरस के लिंक वाली एक एनजीओ के जो वाइस प्रेसिडेंट, ये सलील शेट्टी, ये वॉक करते हुए पाए गए विद राहुल गांधी जी ड्यूरिंग दिस यात्रा। तो इससे भी फिर ये जो डायमेंशन है ये गर्मा गई कि नहीं भाई, जॉर्ज सोरस फंड कर रहा है ऐसी एनजीओस को, जो एनजीओस फिर फाइनली फंड कर रही हैं अपोजिशन पार्टीज को, कुछ एनजीओस को, जिससे कि वो इंडिया के अगेंस्ट, मतलब अल्टीमेटली जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट काम कर सके। अल्टीमेटली रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट काम करने का मतलब जो पॉलिसीज हैं जो यूएसए के इंटरेस्ट में नहीं है उसको अंडरमाइन कराए, मतलब उसको चेंज कराए। तो यूएसए का, अब अगर मैं ब्रॉडर विजन की बात करूं, यूएसए कहता है कि हम रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं, लेकिन ऐसा ऑर्डर जिसमें यूएसए का ही वर्चस्व रहेगा। इंडिया कहता है नहीं, हमें तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए। वो कहेगा नहीं यार, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें तुम न्यूट्रल रहोगे, ये हमारे काम के नहीं है। हमें चाहिए इंडिया विच इज एन अलायंस पार्टनर विद यूएसए। वो इंडिया को बर्दाश्त नहीं है। इंडिया कहता है हम क्यों ऐसा करें भाई, हम तो एक मेजर पोल बनना चाहेंगे, हम तुम्हारे जूनियर पार्टनर क्यों बने, है कि नहीं? अब ये जो थॉट प्रोसेस है, इसमें आप मैकियावेली का भी कनेक्शन देखेंगे और चाणक्य का भी कनेक्शन देखेंगे। जैसे मैकियावेली जो ग्रीक फिलोसफर हुए, उनका, सॉरी, मैकियावेली जो इटालियन फिलोसफर हुए, उनका मानना था कि भाई जियोपॉलिटिक्स इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड रूलर हैज टू डू एनीथिंग एवरीथिंग विच इज इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ दैट नेशन। तो अब इंडिया को वैसा ही करना पड़ेगा भाई। ऐसे ही चाणक्य का मंडल सिद्धांत कहता है कि कंसिडर यू एज इन सेंटर विजिगिशु। विजिगिशु का मतलब एक ऐसा रूलर जो पैशनेट है टू एक्सपेंड इन्फ्लुएंस ऑफ नेशन। तो उसको अपने पड़ोसी को देखना पड़ेगा, पड़ोसी दुश्मन, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, तो उसका पड़ोसी तुम्हारा दोस्त होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इसका फायदा कोई तीसरा चाहेगा उठाना तुम्हें कमजोर करने के लिए। तो यू नीड टू हैव काउंटर स्ट्रेटजी ऑफ फाइंडिंग राइट पार्टनरशिप्स, एंड दैट इज व्हाट इंडिया हैज टू डू, है कि नहीं? तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में मल्टी अलाइनमेंट है इसी वजह से कि भाई हम इशू बेस्ड पार्टनरशिप्स करेंगे, हम अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे। कारण, अब ये कहते हैं कि मिलिट्री अलायंस बना दो क्वाड को। अब हमें पता है कि यार यूक्रेन को आपने बेट बनाया, रशिया के साथ वॉर कराया,
और उसके बाद क्या हुआ यूक्रेन का हम सब जानते हैं। अब इंडिया इस समय फोकस करे 2047 पर या इंडिया फोकस करे इंडिया चाइना वॉर पर, क्योंकि इंडिया चाइना वॉर में सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो यूएसए को है। तो इसी वजह से इंडिया चाहता है कि भाई हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे, सेल्फ रिलायंस पर फोकस करेंगे, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यह पसंद नहीं आता। इसी वजह से वो टैरिफ लगाता है, और टैरिफ लगाने के जो बहाने हैं वो रशिया है, ये है, वो है, बताता है। जियोपॉलिटिकल एंगल में आएगा आपका, जैसे इंडिया इज पार्ट ऑफ एससीओ, ब्रिक्स, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको यूएसए देखता है कि एंटी वेस्ट है, एंटी यूएस है। अच्छा इंडिया आप इसका पार्ट हो तो यानी कि फिर आपको तो सजा मिलनी चाहिए। तो दैट इज व्हाट यूएसए इज डूइंग इन दिस मैनर। तो कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, अरे भाई साहब इंडिया को अपने इंटरेस्ट में स्टैंड लेना होगा रिगार्डिंग दिस। जो रशिया के साथ अभी हमने क्लोजनेस बढ़ाई है, या चाइना के साथ रेप्रोचमेंट है, यानी कि बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करना, ट्रेड नेगोशिएशंस को इंप्रूव करना, तो दिस इज अ गुड यू कैन से स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, जिससे कि हम यूएसए को बता सकें कि यूएस इंडिया इज नॉट गोइंग टू बच डाउन बाय द सेम टैक्टिक। और इसी पॉइंट पे हमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे उनकी डेमोक्रेसी में अनरेस्ट आया बांग्लादेश की या फिर किसी और देश की, तो ऐसे इंडिया में लाने के लिए कौन सी ताकतें हैं जो देश में काम कर रही हैं। साथ में इलेक्शन कमीशन को भी अपने आप को और मजबूत करना पड़ेगा। अगर सवाल आ रहे हैं तो सवाल का जवाब देना विद ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन के सवालों को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए विदाउट जांच कि यार ये तो फर्जी होंगे। कारण क्योंकि डेमोक्रेसी विश्वास पे चलती है,